Hello friends and welcome back to our YouTube channel Unfiltered Thoughts. Today we are going to discuss the appointment of governors in Indian states. So in a significant reshuffle 4 days ago, President Draupadi Murmu has appointed 2 new governors and reassigned 3 others, reorganizing the leadership in 5 Indian states. So the states of Manipur, Mizoram, Bihar, Odisha and Kerala have got new governors. In Manipur, Mr. Ajay Kumar Bhalla has been appointed. General V.K. Singh has been appointed in Mizoram. Arif Mohammad Khan has been appointed in Bihar. Hari Babu Kambhampati has been appointed in Odisha. And in Kerala, Mr. Rajendra V. Arlikar has been appointed. To understand the role of governor, we first need to understand how the governors are appointed. So the governors are usually the chief executive head of the state. The governor is the chief of the executive process in all the state governments. On the appointment of the governor, there is a clause that the governor should not belong to the state where they are appointed. Appointed in the sense here we mean that the governor should not be a candidate of the state's legislative assembly either in present or in the past. अगर हम उसको एक्सप्लेनेशन उसका दें तो कहने का मतलब ये है कि गवर्नर उस स्टेट में से मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली एमएलए कभी नहीं होना चाहिए या कभी एमपी नहीं होना चाहिए. गवर्नर शुड ऑलवेज बी कमिंग फ्रॉम अ डिफरेंट स्टेट. So the appointment of the governors happens with the consultation of the chief minister, where the president consults the chief minister of the state before appointing the governor to ensure that harmonious functioning of the constitutional machinery takes place. जो president है वो जिस state में नया governor आने वाला है उस state के chief minister के साथ consult करते हैं और उनका appointment होता है. कैसे होता है? The appointment of the governor is via the president और president एक warrant देते हैं अंडर उनके नेम से उनके सील के साथ. तो यहाँ पे हमें पता चलता है कि गवर्नर का जो पोजीशन है वो नॉमिनेटेड पोजीशन है और प्राइम मिनिस्टर्स या अदर असेंबली मेंबर्स की तरह इलेक्टेड नहीं है. सो द टेन्योर ऑफ द गवर्नर सर्व्स एट द प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट. कहीं कहीं हमें देखने को मिलता है कि गवर्नर काफ़ी लंबे टाइम तक होते हैं और कहीं कहीं हमें देखने को मिलता है गवर्नर शॉर्ट पीरियड्स के लिए आते हैं. तो गवर्नर का कोई फिक्स टेन्योर नहीं होता है. वो एज एंड व्हेन द प्रेसिडेंट चाहें वो चेंज कर सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं. तो किसी भी स्टेट का गवर्नर फिक्स पोजीशन के लिए नहीं होता है. तो गवर्नर हमें देखने को मिलता है कि काफ़ी पावरफुल पोजीशन है, जबकि प्रेसिडेंट का पोजीशन भी फिक्स टाइम के लिए होता है. प्राइम मिनिस्टर एंड बाकी लेजिस्लेटिव असेंबलीज़ का भी फिक्स टाइम के लिए होता है, पर गवर्नर का ऐसा नहीं होता है. ओथ जो लेते हैं वो चीफ जस्टिस जो स्टेट हैं, जो स्टेट के वो गवर्नर अपॉइंट किए गए हैं, उसी स्टेट के चीफ जस्टिस, हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस गवर्नर को ओथ करवाते हैं. So the governor takes an oath administered by the chief justice of the state's high court. In the absence of chief justice, the oath is administered by the senior most judge of the high court. अगर chief justice किसी कारण से available नहीं होते हैं तो senior most judge high court के वो गवर्नर को oath दिलवाते हैं. तो गवर्नर के जो privileges हैं कि उनके टर्म के दौरान उनके अलाउंसेस या किसी भी तरह की सुविधाएं वो रिड्यूस नहीं की जा सकती हैं, कम नहीं की जा सकती हैं. एंड ये जो प्रिविलेजेस हैं वो पार्लियामेंट डिटरमाइन करता है कि उनको क्या क्या प्रिविलेजेस मिल सकते हैं. गवर्नर के कुछ लीगल प्रेसिडेंट्स भी होते हैं और हरगोविंद पंत वर्सेस राहुल तिलक का जो केस था 1979 में, उसमें ये बताया गया था कि गवर्नर्स रोल जो है वो इंडिपेंडेंट है, कॉन्स्टिट्यूशनल है, पर सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉय कोड के बाहर है. वो सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉय नहीं हैं, वो कॉन्स्टिट्यूशनल है और इंडिपेंडेंट है. फिर कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस भी हैं जो गवर्नर से रिलेटेड हैं कि
पहला हम बात करें आर्टिकल 153 में, जो बोलता है कि ईच स्टेट मस्ट हैव अ गवर्नर एंड वन इंडिविजुअल कैन सर्व एज गवर्नर फॉर मल्टीपल स्टेट्स। तो हर स्टेट में डेफिनेटली एक गवर्नर होना चाहिए और एक गवर्नर एक से ज़्यादा स्टेट में गवर्न कर सकता है। तो ये एनेबल किया गया था, ये प्रोविज़न लाया गया था 7th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1956 से। तो गवर्नर का जो अपॉइंटमेंट है वो हम पहले भी बात कर चुके हैं कि वो प्रेसिडेंट का नॉमिनेटेड होता है, और आर्टिकल 157 एंड 158 वो गवर्नर होने के एलिजिबिलिटी को डिफ़ाइन करता है। आर्टिकल 163 बोलता है कि the governor acts on the advice of council of ministers led by the chief ministers except in matters where they exercise discretionary powers। गवर्नर के पास कुछ डिस्क्रिशनरी पावर्स होते हैं, पर वो स्टेट के काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स एंड चीफ मिनिस्टर्स जो होते हैं लेजिस्लेटिव के, स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल के, उसके एडवाइस पे गवर्नर एक्ट करते हैं। गवर्नर के लिए कुछ इम्यूनिटी भी कॉन्स्टिट्यूशन दे रखा है, जैसे कि क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स को, गवर्नर को हम क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स में जुडिशरी नहीं ले सकते हैं। द गवर्नर इज़ इम्यून फ्रॉम क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स ड्यूरिंग दैट टर्म इवन फॉर पर्सनल एक्ट्स। गवर्नर को पुलिस अरेस्ट नहीं किया जा सकता और जेल में भी नहीं डाल सकते हैं। और सिविल प्रोसीडिंग्स भी अगर गवर्नर के अगेंस्ट कोई करना चाहे तो वो दैट हैज़ टू हैपन ओनली आफ्टर 2 months। So civil proceedings can be instituted against the governor for personal acts, but only after a notice of 2 months is given to the governor. So this was all we had for governors and the reshuffling of governors in Indian states. Thank you so much for listening.